हेलो एंड वेलकम टू जीके विद पीके। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। और ये जितने भी क्वेश्चन से मैंने इस पीपीटी में लिए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विब्रियो। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के 4-5 प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक प्रकार विब्रियो भी होता है। तो पूछ रहा है कि विब्रियो का जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स हम 4-5 प्रकार बैक्टीरिया के देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विब्रियो की। तो विब्रियो का जो आकार होता है वो होता है कोमा का आकार का। इस तरह की आकृति होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जो अपन कोमा लगाते हैं हिंदी में, इस तरह की आकृति होती है विब्रियो की। और बात करते हैं छड़ के आकार की। कौन से जीवाणु का आकार जो छड़ की जैसा होता है। तो जो बेसिली जीवाणु होते हैं, बेसिली, यहाँ लिखते हैं बेसिली जी बैक्टीरिया जो, तो उनका आकार कैसा होता है, छड़ के आकार का। याद भी रख सकते हैं आप इसको, बेस से भैंस याद रखो और छड़, बेस के ऊपर छड़ लगाते हैं, ऐसे याद रख लिए। बेस से बेसिली का जो जीवाणु का जो आकार होता है वो छड़ के आकार का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं गोल आकार की। तो इन्हें हिंदी में तो गोलाणु ही बोलते हैं इन जीवाणु को, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको कोकस। जो कोकस जो जीवाणु होते हैं उनका आकार होता है गोल आकार। तो गोल आकार देख चुके, कोमा का आकार देख चुके, छड़ का आकार अपन देख चुके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अमीबा में पुनर्जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, अमीबा में बताना है। पहले बात करते हैं जो अमीबा होता है, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये किस प्रकार के जीव है। ये है तो एक कोश की, लेकिन ये प्रोटिस्टा जीवाणु होते हैं। सभी कैसे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाता है, एक कोश की जीवाणु। और अब बात करते हैं अमीबा में पुनर्जनन की। जो अमीबा में पुनर्जनन होता है वो होता है द्विखंडन से। एक तो अमीबा और इसके साथ में एक और होता है लेशमानिया। लेशमानिया जो बैक्टीरिया कई प्रकार होता है लेशमानिया। तो इन दोनों में कैसे होता है पुनर्जनन, द्विखंडन के द्वारा। और अगर बात करते हैं बहुखंडन की, तो जो मलेरिया का मच्छर होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें होता है बहुखंडन के द्वारा। तो हमें याद रखिए प्लाज्मोडियम बहुखंडन, रट लीजिए इसको, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि जो बहुखंडन किन जीवाणु में होता है। तो प्लाज्मोडियम में जो होता है वो होता है बहुखंडन, कई टुकड़े हो जाते हैं मतलब प्लाज्मोडियम के, और नए नए बैक्टीरिया इससे पनप जाते हैं। और बात करते हैं मुकुलन। ये होता है हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट, इन दोनों में क्या होता है, तो इन दोनों में होता है मुकुलन, मतलब उभार बन जाते हैं शरीर के बाहर और वहां से एक और नए जीव का जन्म हो जाता है इस तरह। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स जो पुष्प की संरचना होती है इस तरह की है। ये मैंने पुष्प की संरचना बना दी, इसमें अंदर और भी चीजें हैं। तो नर जनन अंग की बात करें तो इसमें जो नर जनन अंग होता है इसको स्पेलिंग में ए होता है, और स्टेमन से बोलता है, नर जनन अंग को स्टेमन से बोला जाता है। और जो मादा जनन अंग होता है पुष्प में उसको कार्पल से बोला जाता है। तो याद रखिए मादा जनन अंग कार्पल्स, और जो नर जनन अंग होता है उसको बोला जाता है स्टेमेंस। मैन से याद रख लीजिए, मैन, और मैन मीन से पुरुष, तो ये नर जनन अंग है स्टेमेंस, और इस कार्पल्स जो होता है ये मादा जनन अंग होता है। ऐसे ही मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नर जनन अंग कौन सा होता है, तो टेस्टिस, वृषण बोलते हैं हिंदी में। और इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें स्पर्म का भी निर्माण करता है ये टेस्टिस। दो होते हैं शरीर से बाहर होते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं कौन, टेस्टिस होगा यहाँ। और जो ओवेरी होती है ये मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग। ये बात करते हैं अपन पुष्प की बात करें पहले, अब ये स्त्री और पुरुष की बात करें तो मादा जनन अंग होता है ओवेरी, जहाँ से ओव्यूल बनता है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो
निषेचन होता है वो पुष्प मादा के किस अंग में होता है, उस शरीर के उस भाग का नाम बताना है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टेमेंस। पुष्प में नरजनन अंग पुष्टेमेंस कहलाता है। चलिए देखते हैं, कई रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जोहानसन। जिन शब्द जोहानसन के द्वारा ही दिया गया है, जिसने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था। और जो जीन ये क्या होते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन होती है, ये होती है डीएनए के क्रियात्मक खंड। क्रियात्मक खंड क्या कहलाते हैं, तो वो जीन कहलाते हैं। खंड या भाग जीन कहलाते हैं। और बात करते हैं वाटसन और क्रिक के, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है इस तरह का, ये मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। और जो मेंडल है तो उन्होंने जिन को क्या कहा था, तो उन्होंने जिन को कारक कहा था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप ये सब याद रखिए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है खसरा किसके संक्रमण के कारण फैलता है। फ्रेंड्स जो खसरा है ये बताना है, इसको मिजल्स भी बोला जाता है। मिजल्स बोला जाता है, मिजल्स कि किसके कारण होता है, तो ये होता है विषाणु या वायरस की वजह से। और बात करें वायरस की, तो वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होती है, या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए, और उसके साथ में कोई भी प्रोटीन होता है। तो विषाणु जो दो चीज़ों से मिलकर होता है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। और इसके अलावा भी कई सारे रोग है जो बैक्टीरिया की, विषाणु या वायरस की वजह से होते हैं, जैसे कि एड्स जो चेचक है पहले होता था, अब नहीं होता है, जिसको बड़ी माता बोलते थे, चेचक को बड़ी माता हमेशा याद रखिए। और छोटी माता है उसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। अब छोटी माता जो है अक्सर ये होता है ये वाला रोग, तो ये भी वायरस की वजह से होता है, इसको चिकन पॉक्स बोला जाता है, चिकन पॉक्स। और इसके अलावा भी और भी कई रोग हैं, जैसे कि रेबीज, और रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है रेबीज को। और इसके लिए जो वैक्सीन होती है खसरे के लिए, वो होती है MMR वैक्सीन। याद रखिए MMR वैक्सीन फुल फॉर्म होता है इसका मम्स, मिजल्स मतलब खसरा, और रूबेला। तीनों में एक, तीनों के लिए का असरदायी होती है कौन सी वैक्सीन, MMR वैक्सीन। तो ये हो गए हमारे अपने देख लिए विषाणु से होने वाले रोग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है पौधे की लंबाई में कौन सा तत्व जो आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सोडियम। सोडियम होता है जो ये तत्व जो है पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही लंबाई बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में। हमेशा याद रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को। और क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सोडियम। पौधे की लंबाई में बढ़ाने के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करनाल बंट जो रोग है ये किसमें लगने वाला एक रोग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गेहूँ में लगता है ये रोग, करनाल बंट। और बात करते हैं केले की, तो केले में लगने वाला जो रोग होता है वो होता है वंचिटॉप रोग। वंचिटॉप रोग लग जाता है केले में। और वंचिटॉप केले में लगता है वायरस की वजह से। बात करते हैं मटर की, तो मटर का जो फेमस रोग है मार्स रोग, मैग्नीज की कमी से इसमें मार्स रोग हो जाता है, किसमें, मटर में। बात करते हैं धान की, तो धान का जो प्रसिद्ध रोग है वो है खेरा। धान का खेरा रोग होता है किसकी वजह, कमी से, जस्ते की कमी से हो जाता है धान का खेरा रोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस कोशिका अंगक जो होता है उससे लाइसोसोम का निर्माण होता है।
फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गोल्जी का है। गोल्जी का या गोल्जी ऑपरेटर्स बोला जाता है। इसके द्वारा निर्माण किया जाता है लाइसोसोम का। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है लाइसोसोम्स को, क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या करते हैं, जब कोशिका में कोई विकृति हो जाती है, कोशिका पुरानी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसका भक्षण कर जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसलिए ये इनको बोला जाता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली। और इस किस अंग से बनते हैं? तो ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं। और गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है गोल्जी बॉडी को, याद रखिए। और जो केंद्रक है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक की खोज की गई थी, डबल मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है केंद्रक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अंतःप्रदवी जालिका बोला जाता है। और पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, पोर्टर के द्वारा। तो ये सब याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए आरएनए पाया ही जाता है, तो पता है, लेकिन बाहर भी मिलता है। तो बाहर कहाँ मिलता है? होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, और इसकी जो आवरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। इस तरह की दो आवरण होते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और कोशिका का ऊर्जाग्रह, क्योंकि इसमें होती है कौन सी प्रक्रिया? क्रेब्स प्रोसेस होती है। क्रेब्स साइकिल चलता है इसमें, क्रेब्स साइकिल, जिसमें जो होता है पायरुविक अम्ल टूटता है ग्लूकोज में, तो इसलिए इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 एटीपी हमें मिल जाती है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रकंद है ये तने का ही एक रूप है। तो जितने भी हम ये इसमें तने वाली फसलें जो होती है उनमें अलग अलग तने पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे कंद भी पाया जाता है, किसी में प्रकंद, किसी में शल्ककंद। तो जो प्रकंद होता है ये पाया जाता है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी इन दोनों में पाया जाता है प्रकंद। और कंद की बात करें तो आलू में पाया जाता है कंद, प्याज और लहसुन इन दोनों में क्या पाया, इनमें जाता है शल्ककंद। शल्ककंद और जमीकंद, इसमें पाया जाता है घनकंद। जमीकंद, अरबी और केसर इन तीनों में पाया जाता है घनकंद। तो ये हो गया आज के हमारे 10 प्रश्न। और कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।